दादू। हाँ बेटा। ये लोग कितने खुश दिख रहे हैं ना। हाँ खुश तो है। और आप? मैं भी खुश। पर ये लोग खुश क्यों हैं दादू? क्योंकि ये लोग आज़ाद हैं। और आप? मेरे पास भी आज़ादी है। कहाँ? मेरी आज़ादी मेरी जेब में है। क्या कह रहे हो दादू? आज़ादी और जेब में? दिखाओ कैसी होती है आज़ादी। ये? हाँ ये है मेरे आज़ादी की निशानी। आजादी यानी फ्रीडम। हर एक के लिए आजादी के अलग अलग अर्थ हैं। हम में से अधिकांश का आजादी को लेकर अपना एक सीधा साधा सपना है जो माहौल, हालात और वक्त के हिसाब से विकसित होता है और बदलता है। बहरहाल नजरिया हमारा कुछ भी हो, आजादी का सिर्फ एक ही मतलब है और हो सकता है, और वो है चुनने की आजादी। किसी ने कहा है विकास का सबसे मजबूत सिद्धांत चुनाव की आजादी में निहित है। ये कहानी है स्वतंत्र रूप से चुनाव के अधिकार के 62 वर्षों की भावनात्मक और उतार चढ़ाव भरी यात्रा की। इसकी शुरुआत तब हुई जब At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. ये तब शुरू हुआ जब भारत ने अपनी सरकार के गणतंत्रात्मक स्वरूप को चुना और सबको अपने मताधिकार के प्रयोग की आजादी दी। तो कुछ लोगों ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा दांव बताया। मंजिल तक पहुंचना अभी शेष है, लेकिन आज हम निश्चित रूप से चैन की सांस ले सकते हैं। हम गर्व से कह सकते हैं कि जो दांव हमने लगाया था वो कारगर रहा। पाश्चात्य लोकतांत्रिक प्रणालियों में वयस्क मताधिकार जनता में चरणबद्ध तरीके से दिए गए। सबसे पहले संभ्रांत लोगों को, फिर शिक्षित लोगों को, बाद में सभी पुरुषों को और सबसे बाद में महिलाओं को मताधिकार दिया गया। इसके विपरीत आजाद भारत ने तात्कालिक रूप से सभी को वयस्क मताधिकार का वचन देकर इस दिशा में सबसे पहले अगुवाई की। पूरी भारतीय संस्कृति में चाहे उत्तर हो या दक्षिण, हिंदू हो या मुसलमान, शहर हो या देहात, दरअसल तकरीबन हर तरह से लोगों की सामाजिक स्थिति का निर्धारण परंपरागत विश्वासों के तहत होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है। भारत ने पहले चुनाव में ही गहरी जड़ें जमाए इन सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ा। कितना खूबसूरत नजारा है। संभ्रांत वर्ग और आम जनता एक ही कतार में खड़े अपना वोट देने का इंतजार कर रहे हैं। चुनने की आजादी लोकतंत्र की बुनियाद है। भारत ने एक और ऊंची छलांग लगाई। यहाँ हर उस शख्स को वोट देने का अधिकार है जो भारत का नागरिक है, और तमाम अन्य लोकतंत्रों के विपरीत यहाँ जिसे वोट देने का अधिकार है उसे चुनाव में खड़े होने का भी अधिकार है, चाहे वो देश का सर्वोच्च पद ही क्यों न हो। कोई भी प्रत्याशी बन सकता है बशर्ते वो कानून की नजरों में अयोग्य करार न दिया गया हो। भारत में बहुत ही विविधता भरे कार्यक्षेत्र, जाति, धर्म और सामाजिक स्तरों से प्रत्याशी आते हैं, जिनमें पुराने राजघराने के लोग, सिनेमा और टेलीविजन स्टार्स, धार्मिक गुरु, युद्ध के नायक और आम आदमी भी शामिल हैं।
मिलिए अत्यंत आशावादी बलराम पारी से। भारत की राजधानी दिल्ली में इनकी चाय की एक दुकान है। एक ज्योतिषी ने इन्हें एक बार बताया था कि जब ये 25 साल के होंगे तो पहला इलेक्शन लड़ेंगे और 43 वर्ष के होने पर इन्हें राजनीतिक सत्ता का सुख प्राप्त होगा। अगले साल ये 43 के हो रहे हैं। 11 चुनाव इन्होंने लड़े हैं और सभी 11 में इनकी हार हुई है। लेकिन इनकी आंखों की चमक मध्यम नहीं हुई है, जो ये कहती हुई लगती हैं कि मैं या तो इस चुनाव में जीतूंगा या फिर अगले लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए जहां आज महंगे और उच्च तकनीक वाले दोनों तरफ स्क्रीन लगे हुए वीडियो वैन का इस्तेमाल हो रहा है, वहीं घर घर जाकर व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के परंपरागत तरीके भी इस्तेमाल में हैं। आज भारत में ऊर्जा और उत्साह से भरे जीवंत लोकतंत्र की सारी खूबियां मौजूद हैं। दुनिया इसे चमत्कार कहती है, लेकिन भारत इसे बेहतर जानता है कि ये एक बहुत ही मुश्किल, उलझाव भरी और पेचीदा यात्रा रही है, जिसकी अकल्पनीय जटिलताएं और चुनौतियां आधुनिक पीढ़ी को असमंजस में डाल सकती हैं। नाम? रामजी लाल की पत्नी। तुम्हारा नाम क्या है? अरे कहा तो रामजी लाल की पत्नी। ये कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन हाँ, एक वक्त था जब भारत के कई इलाकों में महिलाओं की पहचान खुद उनके द्वारा और दूसरे पुरुषों के द्वारा भी उन महिलाओं की जिंदगी से जुड़े पुरुषों के साथ रिश्तों से ही परिभाषित होती थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा है, एक सच्चे लोकतंत्र में हर पुरुष और स्त्री को अपने खुद के बारे में सोचना सिखाया जाता है। ये एक पाठ था जिसे बहुत अच्छी तरह आत्मसात किया गया। मैंने पहली बार वोट डाला, मुझे वोट डाल के बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि मैं बड़ी हो गई हूँ और मैं अच्छे बुरे का फैसला ले सकती हूँ। मैं आज लिबरेट हो चुकी हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। आज भारतीय महिलाओं के पास सिर्फ अपनी खुद की पहचान के अलावा भी बहुत कुछ है, लेकिन भारत के ऐतिहासिक स्मृतिकोश में जो यादें अंकित हैं, वो हैं आदमियों के साथ महिलाओं की लंबी कतारें जो टेढ़े मेढ़े धूल भरे रास्तों पर चलकर पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने आ रही थीं। महिलाएं जिन्होंने कम से कम आधी सदी इंतजार किया कि वो अपना पहला वोट डाल सकें। पहली बार उन्हें लगा कि वो भी इंसान है। कई मायनों में बहुरंगी और जीवंत भारतीय चुनाव ने तमाम आश्चर्यजनक क्षणों को जिया है और उपलब्धियां हासिल की हैं। (1950) के आम चुनाव में हर प्रत्याशी के लिए अलग अलग बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल हुआ था। हर पार्टी का बॉक्स अलग रंग का था। कभी सुना है एक सीट के लिए 1033 प्रत्याशी मैदान में हों? विश्वास करिए न करिए, लेकिन तमिलनाडु के मोडाकुरुची विधानसभा क्षेत्र में 1996 में ऐसा हुआ है। सभी प्रत्याशियों के चुनाव चिन्हों के साथ बैलेट पेपर 60 पन्नों की एक किताब थी। अविश्वसनीय? बिल्कुल। सभी वर्गों का सम्मिश्रण? निश्चय ही। उदार? बेशक। और लोगों की सहभागिता को तो कैसे भुलाया जा सकता है। 2004 के आम चुनाव में 6 राष्ट्रीय पार्टियों से 1351 प्रत्याशी उम्मीदवार थे। 801 प्रत्याशी 36 प्रादेशिक पार्टियों से उम्मीदवार थे। 898 प्रत्याशी रजिस्टर्ड पार्टियों से थे और 2385 स्वतंत्र उम्मीदवार थे। सबसे उम्रदार प्रत्याशी की उम्र 94 साल की थी, वो जीते भी। चुनकर आए सबसे कम उम्र की एमपी की उम्र 26 वर्ष है। कितना हृदय स्पर्शी नजारा है। जवान और बुजुर्ग एक साथ पीढ़ियों के अंतराल को पाटते हुए, एक खूबसूरत मेल युवा और अनुभवी जनों का। भारत का अनुभव रहा है कि यहाँ के विविधता भरे समाज की इच्छाओं आकांक्षाओं में सामंजस्य बनाए रखने के लिए चुनावी लोकतंत्र एक बुनियादी जरूरत है।
दरअसल ये एक बेहतरीन हथियार है जिसके जरिए बिना उथल पुथल, हिंसा या खून खराबे के राजनीतिक परिवर्तन लाया जा सकता है। चुनाव भारत की मूल आत्मा है और भारतीय संस्कृति का अंतःकरण। प्राचीन सभ्यताओं में संभवतः भारत ही एक ऐसा देश है जो जीवंत है और समृद्ध होता जा रहा है। भारत के इस जुझारूपन पर विद्वज्जन बहुत कुछ कहते रहे हैं। पाश्चात्य दार्शनिक विल ड्यूरंट ने कहा है, भारत भूमि हमारे वंश की और संस्कृत यूरोपीय भाषाओं की जन्मदात्री थी। वो उन सभी आदर्शों की जन्मदात्री थी जो हमें बुद्ध के जरिए ईसाई धर्म से मिले। स्वशासन और लोकतंत्र के जरिए वो ग्राम्य समाज की जन्मदात्री थी। भारत भूमि कई मायनों में हम सबकी जन्मदात्री है। भारत के इतिहास में लोकतंत्र की गहरी जड़ों के पर्याप्त साक्ष्य हैं। आज वही जड़ें पुष्पित पल्लवित होकर अपनी खुशबू बिखेर रही हैं। इस सफल और अनुभवपूर्ण लोकतांत्रिक यात्रा का मूल तत्व है चुनाव प्रक्रिया के प्रति भारतीय जनमानस का अनंत और अटूट विश्वास। मेरे ख्याल से इसे संपूर्णता में देखें कि जिस तरह से हम चुनाव का संचालन करते हैं, चुनाव का माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं, जितनी बारीकियों से चुनाव आयोग ने चीजों को देखा, राजनीतिक प्रक्रियाओं की जो बढ़ती हुई परिपक्वता है, मतदाताओं की जो बढ़ती हुई परिपक्वता है, अकेला आयोग ये नहीं कर सकता है। ये तो पूरा देश है जो संपूर्णता से इसमें शामिल होता है। देश की विशिष्ट और असाधारण परिस्थितियों के मद्देनजर भारत का हर चुनाव एक विशाल आयोजन है। निस्संदेह ये विश्व का सबसे बड़ा इवेंट मैनेजमेंट है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और हॉलैंड जैसे 4 यूरोपीय देश जिनकी कुल जनसंख्या लगभग 14 करोड़ है, एक साथ एक ही संस्था के तहत कभी आम चुनाव कराएंगे? ऐसा विचार ही असंभव सा प्रतीत होता है, लेकिन भारत में ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। 19 करोड़ से भी ज्यादा जनसंख्या वाला अकेला उत्तर प्रदेश इन चारों देशों की कुल जनसंख्या से भी बड़ा है। क्या कोई ये अंदाजा लगा सकता है कि इतना विशाल कार्य करने की क्या तस्वीर उभर कर सामने आएगी? भारत हर 5 साल में इस तस्वीर की रचना करता है और इस कहानी को जीता है। इसको दूसरी तरह से देखें, ये कुछ ऐसा ही है जैसे पूरा अमेरिका और यूरोप मतदान के लिए एक ही संस्था के तहत तैयारी कर रहे हों। भारत में 38 करोड़ 90 लाख से भी ज्यादा मतदाताओं ने वोट दिए। यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 67 करोड़ 10 लाख से भी ज्यादा है। भारतीय चुनाव में 70 करोड़ मतदाताओं के लिए 8 लाख पोलिंग स्टेशंस की व्यवस्था होती है। ये पोलिंग स्टेशन बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों से लेकर राजस्थान के गर्म रेगिस्तानों तक, गंगा के विशाल मैदानों से लेकर दक्षिण भारत के समुद्री इलाकों तक और छुटपुट आबादी वाले हिंद महासागर के टापुओं तक फैले हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा चुनावी लोकतंत्र है। यहाँ आम चुनाव लगभग 2 महीनों तक चलते हैं। ये किसी भी संगठन की कुशलता और संकल्प शक्ति की जीत है। राजनीति यहाँ एक जुनून की तरह है। विश्व में शायद और कहीं चुनाव इतने मौलिक, जीवंत, उत्साह से भरे और चुनौतीपूर्ण नहीं हैं जितने कि भारत में। चुनाव में यहाँ हर तरह के मतभेद भुला दिए जाते हैं, चाहे वो जाति के हों, वर्ग के हों या धर्म के हों। चुनाव के दिन हर व्यक्ति सिर्फ मतदाता है और ये एक सबसे बड़ी समानतावादी चीज है जो हमारे पास है। चुनाव भारत में अक्सर मेले की तरह होते हैं। इनमें गहरी आस्था और विश्वास मेले के रंग हैं। ये रंग कभी फीके नहीं होने चाहिए क्योंकि इसी आस्था और विश्वास को लेकर आम आदमी चुनाव में अपनी भागीदारी करता है।
सन 1947 से भारत में जिस स्तर पर लगातार नियमित रूप से आम चुनाव हो रहे हैं, ऐसा और कहीं भी कभी भी इतिहास में नहीं देखा गया। ये भारत में लोकतंत्र की ताकत का सबूत है। भारत के संसदीय चुनावों की तुलना दुनिया में हो रहे किसी भी चुनाव से नहीं की जा सकती। यहाँ की 100 करोड़ से भी ज्यादा आबादी में बहुत ही अद्भुत विविधता है और ये सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता खुद अपने आप में एक गंभीर चुनौती है। इस विशाल देश के लोग 1000 से भी ज्यादा बोलियां बोलते हैं, अलग अलग मतों के अनुयायी हैं जो कि सैकड़ों जातियों संप्रदायों का सामूहिक प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसा कि मार्क ट्वेन ने खूब कहा है कि भारत मानव जाति का उद्गम है, उसकी बोली की जन्मस्थली है। यहीं मानव के इतिहास ने, पौराणिक कथाओं ने और विभिन्न संस्कृतियों ने जन्म लिया। ऐतिहासिक परंपराएं, अद्भुत वास्तुशिल्प, राजाओं के इतिहास और अनेकों आक्रमणकारियों के कारनामे सभी भारतीय इतिहास की गरिमामयी छवि के गवाह हैं। भारत की संस्कृति के बारे में बात करना संगीत, कला, वास्तुशास्त्र, नृत्य, मूर्तिकला और निश्चित रूप से इशारों, संकेतों और चिन्हों से, जिनके जरिए लोग सार्थक, प्रतीकात्मक और मौन भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, की एक लंबी परंपरा के बारे में बात करना है। आज भारत आधुनिकता और परंपराओं का अद्भुत सम्मिश्रण है। भारत के संविधान निर्माताओं ने ख्वाब देखने की हिम्मत की। वो दूरदर्शी थे। उन्हें तलाश थी एक ऐसी क्रियाविधि की जो देश में मौजूद असंख्य विरोधाभासों के बावजूद एक सफल लोकतंत्र की स्थापना में मददगार हो सके। गहन विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से एक ऐसी संस्था अस्तित्व में आई जो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव प्रक्रिया का संचालन, प्रबंधन और निरीक्षण कर सके। भारतीय चुनाव आयोग का जन्म 25 जनवरी 1950 को हुआ। जो लोग ये मशाल लेकर चले, उन्हें शुरू से ही मालूम था कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव ही सत्ता के नियमित और निर्विघ्न हस्तांतरण की कुंजी है। चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग लगभग 70 लाख चुनाव कर्मचारियों की सेवाएं लेता है। साथ ही एक बड़ी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों की सेवाएं भी ली जाती हैं ताकि हर मतदाता का मताधिकार सुरक्षित रह सके। चुनाव प्रक्रिया को लोकतंत्र का प्रबलतम स्तंभ मानते हुए संविधान ने चुनाव आयोग को एक विशिष्ट, स्वतंत्र और उच्चाधिकार युक्त भूमिका दी है। आयोग उच्चतम न्यायालय की तर्ज पर अपना कार्य करता है। दरअसल किसी प्रत्याशी को अयोग्य करार देने की कार्यवाही बिल्कुल उच्चतम न्यायालय की सुनवाई जैसी लग सकती है। तीनों आयुक्त आम सहमति से किसी